नया रास्ता अध्याय 4। सुबह के लगभग 11 बजे होंगे। पोस्टमैन के आने का समय हो रहा था। घर में सबको इंतज़ार था पत्र का, उस पत्र का जिसमें मीनू के रिश्ते की हाँ या ना होनी थी। आशा, रोहित, माँ, पिताजी सब अपनी अपनी बातें करने में व्यस्त थे। ठीक है, तो सुबह के लगभग 11 बज रहे थे और पोस्टमैन का इंतज़ार हो रहा था क्योंकि अमित के घर से जवाब आने वाला था कि उनको मीनू पसंद है शादी के लिए कि नहीं। तो सभी लोग, माताजी, पिताजी, रोहित, आशा, सब इंतज़ार कर रहे थे पोस्टमैन का कि वो लेटर में क्या लेके आता है। माताजी को इस बात का शक था कि शायद उन्हें रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए उन्होंने पत्र नहीं लिखा। क्योंकि काफ़ी दिन से वो इंतज़ार कर रहे थे और पत्र नहीं आया था, तो माताजी को डाउट हो गया था कि हो सकता है कि भाई इनको नहीं पसंद आई होगी लड़की, इसलिए इन्होंने हाँ या ना का जवाब नहीं दिया। पिताजी कहते, अरे भाई, यहाँ से पहुँचने पर घर में सलाह करेंगे, फिर पत्र लिखेंगे, फिर डाक भी तो गड़बड़ हो जाती है। तो जब उनको डाउट आया माँ को, तो पिताजी ने उनको बस समझाने की कोशिश करी कि अरे पहले घर गए होंगे, फिर डिस्कस किया होगा और फिर लेटर लिख के फिर लेटर यहाँ आएगा, तो 2-4 दिन तो वैसे ही लग जाते हैं, तो थोड़ा वेट करो, 1-2 दिन में लेटर आ जाएगा और हमको पता चल जाएगा कि उनकी हाँ है या ना। मीनू अपने कमरे में बैठी सबकी बातें सुन रही थी। उसके हृदय की धड़कन तीव्र होती जा रही थी। उसे अतीत की स्मृति हो आई। पहले भी कई बार देखकर उसे नापसंद कर दिया गया था। उसे इतनी घबराहट तब भी नहीं होती थी जब उसका परीक्षा फल निकलता था, पर आज यह घबराहट कैसे, है ना। तो मीनू अपने कमरे में बाहर बैठी थी और बाहर जो मम्मी पापा के बीच में बातें हो रही थी वो सुन रही थी और उसकी हार्ट बीट बड़ी तेज़ थी, धड़कन तीव्र मतलब तेज़ थी उसकी हार्ट बीट। क्योंकि पहले भी कई बार उसको लड़के वाले देखने आए थे, लेकिन किसी ने कुछ ना कुछ कमी निकाल के वो जो रिश्ता था वो उन्होंने मना कर दिया था, उसका रिश्ता पक्का नहीं हुआ था। तो इस बार भी उसमें लगा कि लेटर आने में देर हो रही है, तो हो सकता है इनको भी मैं पसंद ना आई हूँ। तो क्या हो रहा था, ऐसे धीरे धीरे नेगेटिविटी उसके अंदर आती आ रही थी, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस उसका लो हो रहा था और उसको ऐसे घबराहट हो रही थी जैसे कोई सपोज करो जैसे हमारा एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आता है तो हमको जो घबराहट होती ना, उसको ऐसे ही घबराहट आ रही थी कि पता नहीं उस अगर पत्र आएगा तो उसमें उनका जवाब क्या होगा। वह स्वयं ही नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या हो गया है। तभी पोस्टमैन की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा शायद अमित के यहाँ से पत्र आया है। यह कल्पना कर उसके हृदय की धड़कन और अधिक तीव्र हो गई, है ना। वो नहीं समझ पा रही थी कि लेटर आने में देर क्यों हो रही है, क्या उन्होंने मुझे मतलब पसंद नहीं आई हूँ, क्या है वो, उसी अभी उलझन में उलझी हुई थी। तभी पोस्टमैन की आवाज़ आई और उसको ऐसा लगा कि शायद लगता है अमित के यहाँ से लेटर आ गया है। अब ये इसको सोचकर उसको और उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। पढ़ाई के परीक्षा फल में वह हमेशा प्रथम आती थी, परंतु इस परीक्षा में वह समझ नहीं पा रही थी कि वह पास भी हो सकेगी या नहीं। तभी उसे रोहित की आवाज़ सुनाई दी, जो कि ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था कि मेरठ से पत्र आया है। पिताजी ने पत्र पढ़ा। एक एक करके सबने पत्र पढ़ा, परंतु पढ़ने के बाद सबके चेहरों पर उदासी छा गई, है ना। तो रोहित ने ज़ोर से बोला कि मेरठ से पत्र आया है। तो सबने पत्र पढ़ा, लेकिन पत्र में कुछ ऐसा लिखा था जिसको पढ़कर सब मायूस हो गए। घर में मौन छा जाने से मीनू समझ गई कि यहाँ से भी वह नापसंद कर दी गई है। तो जब किसी का लेटर पढ़ने के बाद किसी का कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखा तो मीनू को अपने आप ही समझ में आ गया, लगता है इन लोगों ने भी मुझे नापसंद कर दिया है और शादी के लिए ये लोग तैयार नहीं हैं। यह कल्पना कर उसका दिल रो पड़ा, है ना, क्योंकि उसको इंसल्ट लगी अपनी कि लो यहाँ से भी मैं रिजेक्ट हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसमें क्या कमी है, कुरूप तो नहीं है वह, मतलब उसको फिर ये समझ में आया क्या वो देखने में बदसूरत है, क्या क्यों उसको नहीं पसंद करता है कोई भी लड़के वाले, है ना। उसके अंदर एक हीन भावना घर कर गई, शायद वह विवाह के योग्य ही नहीं है। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि वह विवाह नहीं करेगी। एक ठंडी सी आह भरकर वह तकिए में मुंह छुपाकर लेट गई, है ना। तो जब उसको लगा कि जब बार बार मैं रिजेक्ट ही हो रही हूँ, इसका मतलब मैं शादी के लायक नहीं हूँ लगता, तो जो मुझे शादी नहीं करनी, और मायूस होकर वो बिस्तर में मुंह छुपाकर लेट गई। बाहर कमरे में माताजी व पिताजी बात कर रहे थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने आशा का हाथ क्यों मांगा, क्योंकि आपको याद है ना कि अध्याय 3 में लिखा था कि जो अमित की माताजी थी वो सरिता के पापा ने, धनीमल जी जो थे, उन्होंने उनको 5 लाख का ऑफ़र दिया था कि अगर आप हमारी लड़की से अपने बेटे का रिश्ता करते हैं तो हम शादी में आपको 5 लाख रुपए देंगे। तो अमित की माताजी उस 5 लाख के दहेज के मोह में आ गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस वाले रिश्ते में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई और उन्होंने कहा था कि आप मीनू की जगह आशा का हाथ मांगो, मतलब मीनू की छोटी बहन का आप हाथ मांगो और वो लोग ऑटोमेटिकली इसके लिए मना कर देंगे कि कोई भी अपनी छोटी लड़की की शादी अपनी बड़ी लड़की के पहले नहीं
करेगा। तो जब तक मीनू की शादी नहीं होगी तो आशा की शादी का तो सवाल ही नहीं उठेगा, तो ऑटोमेटिकली ये रिश्ता टूट जाएगा और हमको कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ उस अमित के पापा ने लेटर में लिख के दे दी थी। तो जब उन्होंने लेटर पढ़ा और उसमें ये लिखा कि उनको आशा पसंद है, तब वो भी उसमें आ गए असमंजस में कि आखिर देखने तो वो मीनू को आए थे, तो फिर आशा के लिए क्यों रिश्ता मांग रहे हैं, है ना। बाहर कमरे में माताजी व पिताजी बातें कर रहे थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने आशा का हाथ क्यों मांगा। माँ बोली, मैंने उसी दिन आशा से कहा था कि तू अंदर कमरे में नहीं जाना जहाँ लड़के वाले बैठे होंगे, पर उसने कहाँ सुनी, पहुँच गई वहीं पर। अब इस वक्त ना माँ को, मीनू की माँ को आशा के पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आपने देखा था कि दूसरे अध्याय में वो बता रहे थे कि आशा कैसे, मतलब जब अमित का परिवार देखने आया था मीनू को, तब कमरे में आशा भी पहुँच गई थी और आशा भी उनसे हंस हंस के बात कर रही थी और उनके सारे सवालों के जवाब दे रही थी। तो माँ को वहीं ये बात खटक गई थी, क्योंकि आशा मीनू से देखने में ज़्यादा सुंदर थी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि इसका रंग रूप देखकर और इसकी चुलबुलाहट देख के लड़के वाले इसको पसंद कर लें और फिर से मीनू को मना कर दें। और वही हुआ, तो उनका वो जो शक उनको उस वक्त जो आया था वो इस वक्त सच हो गया। कुछ देर रुककर, देख लिया ना तुमने इसका नतीजा, कहकर माँ ने ठंडी आह भरी, है ना। मतलब कि उसको मना किया था कि आशा तुम वहाँ जाके मत हम बात करना हंस के, और देखो आज उन्होंने आशा का ही रिश्ता मांग लिया। पर मीनू की माँ, आशा तो अभी छोटी है, इंटर की परीक्षा ही तो दे रही है, फिर जब बड़ी बेटी मीनू घर में बैठी है तो इस तरह हम उसकी शादी नहीं करेंगे। तो उसके माँ, मीनू के पिताजी ने बोला कि ठीक है, भले ही उन्होंने आशा का हाथ मांगा है, लेकिन आशा तो अभी छोटी है और अभी तो वो इंटर की ही एग्ज़ाम दे रही है, और जब तक मीनू की शादी नहीं होगी तब आशा की शादी कैसे कर देंगे। बेचारी मीनू, वह तो वैसे ही उदास रहती है, क्या बीतेगी उसके दिल पर जब वह यह सब सुनेगी, माँ ने परेशान होकर कहा, है ना। तो उसने कहा कि वैसे ही वो उदास रहती है, जब उसे पता चलेगा मुझे रिजेक्ट करके उन्होंने आशा को पसंद कर लिया है तो वो और ही ज़्यादा उदास हो जाएगी। तो ये सोच कर उसकी जो मीनू की माँ थी वो परेशान हो गई। हमारी बेटी ने क्या कसूर किया है जिसका फल भगवान उसे दे रहा है। पढ़ी लिखी है, एमए पास है, फिर हमेशा ही प्रथम श्रेणी में पास हुई है, और जहाँ तक खूबसूरती की बात है, बहुत सुंदर ना सही, देखने में अच्छी लगती है। यह कहकर पिताजी कुछ उदास से हो गए। यह सब बातें मीनू अंदर कमरे में बैठी सुन रही थी। अपने अंदर साहस एकत्र कर वो पलंग से उठ खड़ी हुई। वह दिल ही दिल में निर्णय कर चुकी थी कि अब शादी नहीं करेगी। उसके हृदय में अंतर्द्वंद चल रहा था। अंतर्द्वंद मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि जब वो बार बार रिजेक्ट हुई तो उसने अंदर ही अंदर मन में ठान लिया कि अब मैं शादी नहीं करूँगी, मैं अपनी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करूँगी, है ना। तो उसके हृदय में अंतर्द्वंद चल रहा था कि वह जो निर्णय ले रही है वह उचित है कि नहीं। अंत में इसी निर्णय को उचित मानकर वह कमरे से बाहर निकली, है ना। जब उसने बाहर अंदर बैठे बैठे बाहर सबकी बातें सुनी और उसको समझ में आ गया कि इस बार भी मैं रिजेक्ट हो गई हूँ, लड़के वालों ने मुझे पसंद नहीं किया, तो मन ही मन में उसने ठान लिया कि अब मैं शादी नहीं करूँगी। और वो यही बात अपने माता पिता के साथ करने के लिए बाहर वो जा रही थी, लेकिन अभी भी असमंजस में थी कि वो उसने सही फैसला लिया है कि नहीं। लेकिन फिर वो कंफर्म हो गई कि हाँ मुझे ऐसे ही करना है, तो फिर वो कमरे से बाहर निकली और उसने अपने माँ बाप से बात करी। पिताजी व माताजी के उदास चेहरों को देखकर उसकी आंखें दुख से बोझिल हो गई। देखा कि मम्मी पापा फिर से मुंह लटकाए बैठे हैं, तो वो क्या हो गई, वो भी इमोशनल हो गई। वह उनके दुख को भली भांति समझ रही थी। कितनी अभागिन थी वह, जिसके कारण उसके माता पिता इतने परेशान थे। मीनू ने अपने अंदर साहस एकत्र किया और पिताजी से बोली, पिताजी आप मेरी चिंता ना करें, आशा की शादी वहाँ कर दें, मेरे कारण आप उसकी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हैं। उसे सुन लिया था कि लड़के वालों ने मेरा हाथ ना मांग के आशा की शादी का प्रस्ताव भेजा है। तो मीनू ने बोला कि ठीक है, अगर वो लड़के वाले चाहते हैं कि उनको आशा पसंद है तो आप शादी आशा की कर दीजिए अमित से, मुझे उस पर कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं बेटी, यह सब हमें अच्छा नहीं लगेगा। बेटी तुम्हारी मनोस्थिति को हम भली भांति समझते हैं। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा वर देखूंगा। यह कहकर पिताजी ने उसे सांत्वना देने का प्रयास किया। एक्चुअली जो माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चों की बिना कही बातें भी समझ जाते हैं। वो समझ गए उसके फादर की बेटी, मतलब इस बार भी वो जब रिजेक्ट हो गई तो उसके अंदर कितना मतलब उसको कितना कष्ट हुआ है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को छुपाते हुए इस चीज़ के लिए उसने अपने मन को तैयार कर लिया कि अगर मेरी शादी ना सही तो आशा की अगर हो रही है तो आशा की करने दो। लेकिन पिताजी ने बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, भले ही इन्होंने मना कर दिया, हम दूसरी जगह ट्राई करेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई दुनिया में कुछ ही लड़के हैं, जहाँ आप रिश्ता तय होगा वहाँ पर तुम्हारी शादी करेंगे और फिर हम उसके बाद आशा की शादी करेंगे।
पिताजी आप इतने परेशान ना हो, मैं अपनी चिंता अपने आप करूंगी, आप आशा की शादी कर दीजिए। लेकिन जो मीनू थी उसने अपना मन बना लिया था। उसने बोला कि पापा आप परेशान मत हो, आप आशा की शादी कर दो और मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी। पर इस तरह से जब बड़ी बहन की शादी ना हो और छोटी की कर दें, मतलब क्या कहेगा समाज हमें? यही ना कि बड़ी बेटी अभी घर में बैठी है और छोटी की शादी कर दी। पिताजी कुछ तेज स्वर में बोले। तो जब मीनू ने जिद करी ना तो पिताजी को भी थोड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि क्या होता है समाज में ऐसा नहीं होता है कि बड़े बच्चा बैठा है घर में और छोटे की शादी कर दी। परंपरा तो यही होती है कि पहले बड़े बच्चे की शादी होती है फिर छोटे बच्चे की शादी होती है। तो पिताजी ने उसको ये समझाते हुए बोला कि ऐसा नहीं हो सकता जैसा तुम कह रही हो, तो पहले तो हम शादी तुम्हारी करेंगे फिर आशा की करेंगे। आप समाज की इतनी चिंता करते हैं, क्या करता है समाज हमारे लिए? यह समाज ही हमें इस तरह की परिस्थिति के लिए विवश करता है। आप समाज की चिंता ना करते हुए आशा की शादी कर दीजिए। क्या होता है जब बच्चा यंग होता है, जवान होता है ना, तो उसमें एक जोश होता है, वो हर रूढ़िवादी सोच को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो यहाँ पर मीनू ने भी विद्रोह किया कि आप समाज की इन सारी रीति रिवाजों को क्यों मान रहे हैं भाई? हम अपने घर का देखेंगे कि हम समाज की चिंता करते रहेंगे, है ना? तो ऐसे करके उसने उस चीज़ के लिए दलील दी कि भाई समाज क्या है, हमारे घर में हमको क्या निर्णय लेना है वो हम डिसाइड करेंगे, समाज नहीं करेगा। तभी पास बैठी माँ बोल पड़ी, बेटी हमारे यहाँ इस तरह का रिवाज नहीं है कि बड़ी बेटी के घर में रहते हुए छोटी बेटी की शादी हो। माँ आप मेरी शादी की चिंता ना करें, मैंने तो निश्चय कर लिया है कि मैं शादी नहीं करूँगी। मैं अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ जिससे मैं बोझ ना बन सकूँ। मीनू भरे कंठ से बोली, है ना? तो मीनू ने थोड़े से इमोशनल होते हुए बोला कि मम्मी आप मेरी शादी की चिंता मत करो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं शादी नहीं करूँगी। मैं अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ। पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ मतलब कि मैं अब पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ ताकि मैं अपना खर्चा पानी खुद निकाल सकूँ। मुझे शादी करके दूसरे के घर नहीं जाना है ना? मतलब मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। बोझ? कैसा बोझ? एक बेटी अपने माता पिता के लिए बोझ है, ऐसा कैसे सोच लिया तूने? माँ बोली। तो माँ ने उसके शब्दों को पकड़ लिया कि मतलब मैं, जैसे उसने बोला था ना कि जिससे मैं बोझ ना बन सकूँ, तो माँ ने बोला कि अरे बोझ क्या, बच्चे क्या माँ बाप के लिए बोझ होते हैं? कितने साल भी बच्चे अपने घर में रह सकते हैं। माँ बुरा मान गई। मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि हर लड़की को भी अपने पाँव पर खड़ा होना आवश्यक है। आज के आधुनिक युग में स्त्रियां पुरुषों से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। फिर मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मीनू ने बात संभालने का प्रयास किया। जब मीनू ने देखा कि माँ तो वो बोझ वाला शब्द पकड़ कर मतलब वो हो गई हैं, दुखी हो गई हैं, तो उसने बोला कि माँ आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और पढ़ी लिखी स्त्रियों का ज़रूरी थोड़ा है कि शादी ही एक लास्ट वो होता है डेस्टिनेशन। भाई मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ ताकि मैं भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहूँ। कि शादी ही करना मेरा अल्टीमेट गोल है ऐसा नहीं है। मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट है, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखूँगी। मीनू अपने पाँव पर खड़े होने में तो कोई बुराई नहीं है, परंतु शादी करना भी आवश्यक है। इतनी लंबी ज़िंदगी पड़ी है तेरे सामने, फिर हमारी ज़िंदगी का भी क्या भरोसा है? कौन करेगा दुख सुख में तेरी मदद? में अपने पति का और बच्चों का ही तो सहारा होता है जो वृद्ध अवस्था में काम आते हैं, है ना? तो फिर उसके माँ बाप ने समझाने की कोशिश करी कि ठीक है, अपने पाँव पे खड़ा होना या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जितना ज़रूरी होता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, उतना ही ज़रूरी होता है समय में शादी होना। क्योंकि माँ बाप हमेशा तो रहते नहीं है, एक ना एक दिन वो चले जाते हैं। फिर जब आगे जब उम्र बढ़ती है तो कौन संभालता है लड़कियों को? उनके पति, उनके बच्चे ही तो संभालते हैं। अगर तुम शादी नहीं करोगी समय रहते तो आगे चल के जब तुम बुजुर्ग होगी, तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? तो इस तरह की चिंता उनको हो रही थी। पर माँ, ये शब्द उसकी माँ ने मीनू से कहते, ये याद रखा करो कि कौन सा सेंटेंस कौन किससे कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बार बार पूछा जाता है कि एक लाइन दे देंगे और वो पूछेंगे कि ये शब्द किसने किससे कहा और क्यों कहा। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना पड़ता है कि कौन किसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है और कौन किससे क्या कह रहा है। पर माँ, अभी मैंने शादी का विचार छोड़ दिया है, आप आशा की शादी की बात चलाएं। यह कहकर मीनू अंदर कमरे में चली गई। लेकिन मीनू क्या हुआ, अपने फैसले पे एकदम अडिग रही। उसने बोल दिया कि नहीं, अभी मुझे शादी नहीं करनी है। अगर लड़के वालों ने आशा के लिए रिश्ता भेजा है तो आप आशा की शादी का बात वहाँ से चलाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो मैं पढ़ाई करूँगी। माँ और पिताजी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सिर्फ मीनू के कहने में आकर आशा की शादी कर दें। अब वो बेचारे असमंजस में पड़ गए कि भाई मीनू एक तो तैयार नहीं है शादी करने के लिए, और अगर हम आशा की शादी करेंगे तो समाज क्या कहेगा, तो वो उसमें असमंजस में थे।
अभी वे इसी उलझन में फंसे थे कि इतने में पिताजी के एक मित्र आ पहुंचे। वह उनके घनिष्ठ मित्र में से थे। सारी बातें ज्ञात होने पर उन्होंने भी यही सलाह दी कि आशा की शादी कर देनी चाहिए। उसी वक्त उनके एक फ्रेंड, उनके उसके फादर के एक फ्रेंड वहाँ आए, तो उन्होंने सभी बातें उनके साथ शेयर करी। तो उन्होंने बोला कि अगर सपोज करो कि मीनू तैयार नहीं है शादी के लिए और रिश्ता आशा के लिए आया है, तो कोई बात नहीं, आप आशा की शादी कर दो, क्योंकि बार बार अच्छे रिश्ते तो मिलते नहीं हैं। तो कम से कम एक बच्ची की शादी हो जाएगी तो आप एक से तो निश्चिंत हो जाओगे, फिर आप आगे चल के आशा की मीनू की शादी के लिए लड़का ढूंढ लेना, है ना। तो ऐसे करके जो फ्रेंड आए थे उन्होंने फादर को समझाया। यह सब निर्णय लेने के बाद पिताजी ने निश्चय किया कि एक बार मेरठ अमित के पिताजी से मिलकर आना चाहिए। तो फिर जब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करता हूँ, मैं पर्सनली एक बार मेरठ जाके अमित के फादर से मिल के आता हूँ, देखता हूँ कि एक्चुअल में वो चाहते क्या हैं। अपने दिल में आशा संजोए आशा का रिश्ता लेकर पिताजी अमित के घर जा पहुँचे। उन्हें बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि आशा से शादी की बात स्वयं उन्होंने पत्र में लिखी थी। तो वो डायरेक्टली उनके घर गए। तो उन्होंने कहा चलो हम आशा की जो शादी की बात है हम आमने सामने करेंगे, और ना की तो कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि लड़के वालों ने सामने से आशा का रिश्ता मांगा है ना। तो ऐसी उम्मीद में कि चलो ठीक है, अगर आप ये आशा के साथ रिश्ता जोड़ने चाहते हैं तो हम आशा से अमित की शादी पक्की कर देंगे। ये सोच के मीनू के पिताजी मेरठ गए। घर में उस समय कोई नहीं था। किसी घर में कोई नहीं था? अमित के घर में उस समय कोई नहीं था, ठीक है ना। जो मीनू के पिताजी थे वो मेरठ अमित के घर पहुंच गए थे और अमित के घर में उस वक्त कोई नहीं था। नौकर ने दरवाज़ा खोला और दयाराम जी को अंदर बैठा लिया। अभी उन्हें बैठे कुछ ही समय हुआ था कि इतने में कोई सज्जन अपनी चमचमाती कार से नीचे उतरे और अंदर प्रवेश किया। यह ज्ञात होने पर कि मायाराम जी कहीं बाहर गए हैं, वे भी वहीं बैठ गए, ठीक है। तो उस वक्त अमित के घर पे कोई भी नहीं था। तो जो नौकर ने गेट खोला और दयाराम जी को बैठक में बैठा दिया। उसी वक्त एक और व्यक्ति आए, अच्छे कोई धनी व्यक्ति आए, वो उनसे भी बोल दिया गया कि भाई अभी मायाराम जी नहीं है, तो वो भी आके बैठक में बैठ गए दयाराम जी के पास। बातों बातों में पता चला कि वे शहर के बहुत बड़े व्यक्ति धनीमल जी हैं। तो ये जो व्यक्ति चमचमाती हुई कार से आया था ना, ये धनीमल जी थे, जो कि सरिता का रिश्ता अमित के लिए लेके आए थे और जिन्होंने शादी में 5 लाख रुपए देने का ऑफर रखा था। धनीमल जी ने बताया कि उनकी बेटी सरिता का रिश्ता अमित के साथ पक्का हो गया है। उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि भाई रिश्ता हमारा, तो जो हमारी बेटी है सरिता, उसका रिश्ता अमित के साथ पक्का हो गया है। वो ये नहीं जानते थे कि जो धनीमल जी मतलब वो ये नहीं जानते थे कि मायाराम जी भी अपनी बेटी का रिश्ता लेके आए हैं अमित के लिए। 5 लाख रुपए लगा रहे हैं वे शादी में। यह ज्ञात होने पर दयाराम जी के पांव तले धरती खिसक गई। तो धनीमल जी ने बातों बातों में ये बता दिया कि अमित के साथ सरिता का रिश्ता पक्का हो गया है और वो शादी में 5 लाख रुपए देने वाले हैं। जैसे ही दयाराम जी ने सुना कि ये शादी में 5 लाख रुपए देने वाले हैं, तो वो वो हो गए, मतलब असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई 5 लाख अगर कोई शादी में लगाएगा, क्योंकि 5 लाख उस वक्त बहुत मोटी रकम होती थी, तो अगर कोई 5 लाख रुपए शादी में देगा तो कोई भले क्यों ना वहाँ पर रिश्ता करेगा। इसका मतलब कि आशा से भी इसकी शादी नहीं होगी अमित की, क्योंकि वो तो इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। अब उन्होंने 1 मिनट भी वहाँ ठहरना उचित नहीं समझा और वहाँ से उठ खड़े हुए, ठीक है ना। अब उन्हें समझ में आ गया था कि जब अमित का रिश्ता सरिता से होने वाला है और शादी में उसको 5 लाख मिलने वाले हैं, तो क्यों अमित के पिताजी आशा से अमित की शादी करेंगे, है ना। तो उन्होंने कहा कि अब समझदारी यही है कि साफ साफ उनके मुंह से ना सुनने के बजाय अब मैं यहाँ से जाता हूँ, ना मीनू की शादी यहाँ हो पाएगी ना आशा की हो पाएगी। और ये सोच के मायाराम जी वहाँ से चल दिए। दयाराम जी वहाँ से चल दिए। सारे रास्ते दयाराम जी यही सोचते रहे कि उन्होंने आशा के रिश्ते के लिए क्यों लिखा था, जबकि उन्होंने एक धनी घर की बेटी से रिश्ता कर दिया, है ना। तो यहाँ पर दयाराम जी को मायाराम जी के ऊपर गुस्सा आ रही थी कि एक तरफ तो तुम हमें लेटर लिख रहे हो कि भाई हमको मीनू नहीं पसंद है, हमको आशा से शादी करनी है, और दूसरी तरफ आप एक बड़े घर की बेटी से अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर दिया है। तो मतलब हमारे घर में कन्फ्यूजन करने का क्या मतलब था। कैसी जालिम है ये दुनिया। सब कुछ पैसा ही है इस दुनिया में। इंसान में इंसानियत, शर्म, लज्जा कुछ भी तो नहीं रही है। पिताजी के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। अंतर्द्वंद मतलब वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उनको गुस्सा आ रहा था कि मतलब सब पैसों का बोलबाला है, जिसने ज़्यादा पैसे ऑफर कर दिए वहीं रिश्ता पक्का हो गया। मतलब लोग घर बार लड़की नहीं देख रहे हैं, सिर्फ पैसा जहाँ ज़्यादा मिल रहा है वहाँ अपने लड़के का रिश्ता पक्का कर दे रहे हैं।
घर पर सभी उम्मीद लगाए बैठे थे कि आशा का रिश्ता पक्का हो जाएगा, है ना। और जबकि मीनू के घर में सबको ये वो था कंफर्म कि जब सामने से उन्होंने आशा का रिश्ता मांगा है, यानी कि आशा का रिश्ता तो पक्का हो ही जाना है। घर पहुंचने पर दयाराम जी का उदास चेहरा देखकर सभी समझ गए कि आशा के रिश्ते के लिए भी मना हो गई है ना। उनका उदास चेहरा देख के उन लोगों को समझ में आ गया कि ना मीनू का रिश्ता होने वाला है यहाँ पे, ना आशा का। वास्तविकता जानने पर सबका हृदय माया राम जी के परिवार के प्रति घृणा से भर गया, क्योंकि सब कोई उनको दहेज का लालची समझ रहे थे, है ना। तो इस तरीके से अध्याय 4 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 5वां चैप्टर रीड करेंगे। थैंक यू।